आदिवासी एकता परिषद के नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष जी, पदाधिकारीगण और देश के कोने कोने से आए विशिष्ट प्रतिनिधिगण, आदिवासी भाइयों बहनों, जवान साथियों, ये मेरा पहला मौका है। 28 साल से प्रकृति को प्यार करने वाले जल, जंगल और जमीन को अपनी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने वाले, जो आदि अनादिकाल से इस धरती के मूल निवासी हैं, उनके बीच में पहली बार आने का मेरे को मौका मिला। इन देवी देवताओं को मेरे को दर्शन हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। कभी और मौका मिलेगा तो बोलेंगे। पर मेरे दिल में कुछ दर्द है, उस दर्द को आपके सामने मैं जाहिर करना चाहूँगा कि आज़ादी का इतना लंबे समय गुजर जाने के बाद भी हमारी हालतें जो की त्यों हैं, वही बदहाली है। और अभी हमारा जो आदिवासी एक गीत गा के गया था, उसमें सच्चाई, हमें इनसे कैसे निजात मिले, इसका चिंतन पूरा देश का आदिवासी यहाँ धरियावद में कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है। मैं महावीर जी से पूछ रहा था कि भाई इतना अपने पास व्यवस्थाएं नहीं, आखिर में ये सारा आपका लंबा पूरा कार्यक्रम 3 दिन तक कैसे चलता होगा। तो उन्होंने कहा इधर उधर से व्यवस्था करके। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस कार्यक्रम के लिए मेरी 1 महीने की तनख्वाह दे सकता हूँ। तो उन्होंने हाँ भरी। तो मैं मेरी 1 महीने की तनख्वाह 1,21,000 इस कार्यक्रम में मैं भी देके जाऊंगा। एक निमंत्रण, मेरी इच्छा, आप विचार करना। घोर आदिवासी इलाके में ये कार्यक्रम है, हम भी उसी सूची में हैं, लेकिन हम आपसे बहुत आगे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। मेरे वहाँ अधिकारी बहुत हैं। अभी रामलाल जी बोल रहे थे, हमारे IAS नहीं बन रहे, IPS नहीं बन रहे, RS नहीं बन रहे, बड़े अधिकारी नहीं बन रहे। ये समस्या है। और जो पहले समाज में पढ़ लिख के तैयार हो गया, वो आगे निकल गया, और जिसकी पढ़ाई लिखाई समय पर ढंग से नहीं हुई, वो पिछड़ गया। और वो इलाका यहाँ है, ये है जहाँ पर आप चिंतन कर रहे हो, जहाँ पर आप बैठक कर रहे हो, जहाँ पर मैं भाषण दे रहा हूँ। इसलिए मेरे मन की इच्छा आपके बीच में प्रकट करना चाहता हूँ, मेरे लोगों से सलाह लेने के बाद, कि भाई हमारा छोटा भाई पीछे रह गया, हम आगे निकल गए सर्विसेज में, हम इनको कंधे से कंधा मिला के साथ ले चलना चाहते हैं। इसलिए मैं यहाँ खुले सभा में घोषित करना चाहता हूँ कि चाहे हमारा आरक्षण काट दें, लेकिन इनको हमारे में से आरक्षण काट के इनको दे दें, ताकि हम बराबर साथ में चल सकें। किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हो, झंझट नहीं हो। राजनीतिक दल इस मौके की तलाश में रहते हैं कि इनको आपस में कैसे बांटा जाए। इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है कि पूरी एकता परिषद इसके पारित करे, और मैं गारंटी लेता हूँ
मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूँ। कई बार मेरे पे इस बात के सवाल उठते हैं जब मैं इस इलाके में कुछ मुद्दे उठाने आता हूँ कि डॉक्टर केवड़ियाल ये घोषणा करे कि जितने RS RPS बड़े अफसर उधर बन रहे हैं वो यहाँ भी बने। तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, रामलाल जी, नगराज जी, सारे यहाँ के विधायक आप चलें, आप आगे आगे होंगे, मैं पीछे पीछे चलूँगा और गहलोत साहब से कहूँगा कि आप ये प्रावधान करें। ये प्रावधान होना चाहिए। अब आपको पता है काकरी डूंगरी में झंझट क्यों हुआ? देखो, आरक्षण जो हमको दिया है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आबादी के अनुपात में दिया है। और मोटा मोटा आंकड़ा यह है कि यहाँ आदिवासियों की आबादी 70% है TSP एरिया में। तो आरक्षण 70% होना चाहिए ना भाई। है कितना? 45%। 45% में भी योग्य नहीं मिलते हैं तो दूसरे यहाँ के भाइयों से भर देते हैं। मेरा इसमें आक्षेप है। अगर यहाँ के काबिल बच्चे नहीं मिले तो फिर हमारे वहाँ के लोगों को उसके बाद में लाओ। लेकिन इधर उधर दूसरे लोगों से सरकार इन सीटों को भरना बंद कर दे। भरेंगे तो यहाँ के TSP एरिया के आदिवासी बच्चों से ही उनको भरा जाना चाहिए। मेरे को सही से आंकड़ा तो याद नहीं है, लेकिन मैं रामलाल जी से, नगराज जी से कहना चाहूँगा, आप सरकार से सूचना मांगे। करीबन 1,28,000 ST के पद बैकलॉग के चल रहे हैं। मैं आप दोनों से कहना चाहूँगा, आप उचित समझो तो मेरे को ले चलना, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करो कि 1,28,000 जो बैकलॉग वर्षों से चल रहा है ST के पदों का, उनकी विज्ञापन करे सरकार और यहाँ के बच्चों से उनको भरा जाए। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। आरक्षण में प्रावधान है नगराज जी कि आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा आरक्षण 12% है। आज हमारी राजस्थान में आबादी 13.5% है, तो हमारा 1.5% आरक्षण दिया जाए। ये मैं रामलाल जी से कह रहा हूँ, नगराज जी से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से कहें। हमारी इस समय आबादी 13.5% है, तो 13.5% के अनुसार हमको आरक्षण दिया जाना। कोई गलत मांग कर रहा हूँ क्या? मैं यहाँ किसी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया, मैं मेरी पार्टी के पक्ष में भी बोलने के लिए नहीं आया। मैं तो ऐसा अनाड़ी हूँ, जब आरक्षण पर हमला हुआ तो आपकी जानकारी में है, जब हमारे आरक्षण पे कब्जा करने लगे तो मैं वो व्यक्ति था, मैंने चुनौती दे रही थी मेरे मुखिया को, मेरी मुख्यमंत्री को, ना आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की होगी तो डॉक्टर केवड़ीलाल पहला आदमी होगा जो ऐलान जंग करेगा। ये पत्र मैं नहीं जाने दूंगा। और आपको पता है, मैं मंत्री रहते हुए मैंने मंत्री पद इसलिए ठुकरा दिया था कि दीनहीन, गरीब, पिछड़े, तीर कमान वाले आदियों से जो नंगे भूखे पैरों से घूम रहे हैं, उनके आरक्षण के हकों को छूने नहीं, वो बच गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी एकता की, आपकी ताकत के कारण ये पर बचा, मेरे कारण नहीं बचा। मैं मंत्री रहा कुछ दिन के लिए, 2.5-3 साल के लिए। आपको लगता होगा पता नहीं कितने लंबे समय तक मंत्री ना, 2.5-3 साल मेरा टंटा हो गया। जल्दी टंटा होता, मेरी बनती नहीं, मुद्दों पर झगड़ा हो जाता है। पार्टी से निकाल दिया, निकल गया, निर्दलीय लड़ा, जीत गया, वो अपने समाज की कृपा थी इसलिए जीत गया। फिर आ गया, लोग पूछते हैं कैसे आ गया। मैंने कहा भाई जहाज का पंछी था, जहाज से चला गया और सैर सपाटा करके जहाज में वापस आके बैठ गया। फिर जहाज गड़बड़ करेगा तो फिर उठ जाऊंगा। मेरा क्या लगता है, मैं तो पहले समाज के लिए हूँ, मैं आदिवासी के लिए हूँ, क्योंकि ये समाज अगर आदिवासी नहीं होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो रात के 1:30-2 बजे उनका एक श्रवण कास्ट का नेता गया और डॉक्टर अंबेडकर से पूछने लगा, अंबेडकर जी ये तो बताओ, रात को 1:30-2 बजे भी तुम कैसे जाग रहे हो? तो अंबेडकर ने जवाब दिया, मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूँ, तुम्हारा समाज जगा हुआ है इसलिए तुम सो रहे हो। इसलिए अपन को जागने की जरूरत है, सोने से काम नहीं चलेगा। अगर सपने पूरा करना है तो सपनों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सपनों को पूरा करना पड़ेगा, तभी अपना उद्देश्य पूरा होगा। ऐसी मेरी मान्यता है। मैं मंत्री था, मैंने सोचा भाई आदिवासी इलाके के व्यक्ति के जो PDS का गेहूं में रसल सामग्री उसके पेट तक नहीं पहुंचती, इसको क्यों क्या चक्कर हो रहा था। पता लगा यहाँ ट्रक के ट्रक
गुजरात में पार हो जाते हैं, काला बाजारी हो जाती है। आपने उस समय अखबारों में पढ़ा होगा, मैं मंत्री था, मेरा राज था, मैं मेरी सरकार के खिलाफ ही खड़ा हो गया और मैंने उन ट्रकों को घेर के 9 ट्रकों को पकड़ लिया गुजरात जाते हुए, और कोई भी हो, किसी भी बड़े से बड़ा नेता का व्यक्ति था, सबको खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सबको जेल में भिजवाया और आदिवासी के भूखे पेट तक रसद सामग्री पहुंचाने का मैंने निश्चय करवाया। ब्लैक नहीं हुआ। लेकिन अब मैं दोनों विधायकों को, सत्ताधारी दल वालों को कहना चाहता हूं, मैं किसी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। झेर गांव में एक बार भूख से 33 लोग मर गए थे। मैं उनको लेकर कलेक्ट्रेट में गया था, 7 दिन तक धरने पर बैठा रहा था। न वो सड़क थी, न पानी था, न बिजली थी, न कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने आंदोलन करके कराया। मैं हमारे सत्ताधारी दल के विधायकों को कहना चाहूँगा, यहाँ का और भाजपा के नेताओं को भी कहना चाहूँगा, आप बुरा माने चाहे भला माने, यहाँ का आदिवासी जब भी पीड़ा में होगा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल पार्टी और सत्ता के सारे तौर तरीकों को, नियमों को तोड़कर पहले आदिवासी के हक में सड़क पर लड़ाई लड़ेगा, खड़ा होगा, चाहे कुछ भी होगा। अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। राजा और रंग एक ही जाजम पर है। नगराज जी को वोट देने वाला, रामलाल जी को और हमारे राजकुमार युवा नेता को वोट देने वाला उनकी बगल में बैठा है। ये कितनी अच्छी व्यवस्था है इस आदिवासी एकता परिषद के संगठन की। मैं भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ। ये व्यवस्था सदा बनी रहनी चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं आ जाए, एक जाजम पर बैठाने का जो आपने निर्णय किया है, और कोई प्राथमिकता नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल कोई 2 पैर आगे आते ही बोल गया और उसके नारे लगा दिए, फेंटे बांध दिए ना। ये जो व्यवस्था है मेरे को बहुत पसंद आई है। और मैंने बीच में, मैं लास्ट में बोलता, लेकिन बीच में मैं इसलिए बोला हूँ कि मेरे को यहाँ 1 घंटे का समय दिया नगराज जी और रामलाल जी की सरकार ने कि आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकोगे। नगराज जी बुरा मत मानना, रामलाल जी, मैंने कहा भाई भाषण तो दे लेना दूंगा, हाँ वो भी कम, तो मैं कम बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आ गया था उदयपुर परसों, और मैं वैसे ही मेरे मन में आ गई कि भाई ये जो होटल जहाँ सम्मेलन हो रहा है नगराज जी का, ये तो आदिवासी की जमीन पे बना भाई। मैं सोनिया जी को बताना चाहता हूँ, सोनिया जी आप यहाँ सम्मेलन मत करो, आप आदिवासी की हितैषी रहियो, आप और जगह करो। और आदिवासी की बदहाली के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, वो भी पत्रकार वार्ता में नहीं देने दी, पुलिस ने भेजा, SP आ गया, होटल से निकाला, चलो यहाँ से सीधा चलो। मैंने कि श्रीनाथ जी के दर्शन कर लो, नहीं मैंने पूछ कर ना सीधे जयपुर चलो। लेकिन कृपा हुई गहलोत साहब की, क्योंकि सभी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर आ गया और आपके दर्शन कर लिए। ये सरकार की व्यवस्था है। और यह जो पुलिस घुसियाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कभी पुलिस साथ ले जाता नहीं हूँ, मैं तो अकेला ही चलता हूँ, लेकिन पुलिस मेरी चप्पे चप्पे की निगरानी रख रही है। उसमें भी आदिवासी अफसर लगा रखे हैं, वो धार दमू हो तो आपस में हो जाए, मैं पिटूँ या वो पिटे, लेकिन ऐसी स्थिति बनने वाली नहीं है। 4-5 में शॉर्ट में बातें कहूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। एक तो मेरी बात सुनो, मैंने संसद में भी उठाया था कि अपना जो मानगढ़ में सबसे बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था और हमारे हजारों आदिवासी ने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण दिए थे। तो जैसे जलियांवाला बाग सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, वैसे मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। यह प्रस्ताव यहाँ से पार करो। एक राजकुमार जी यहाँ पर हैं, शायद मेरे से राम करके चले गए। मैं उनसे कहना चाहूँगा, हाँ जय जोहार, मैं उनसे कहना चाहूँगा जय जोहार जिंदाबाद और लगेगी। अगर डूंगरगढ़ काकरी गुंगरी में जितने भी लोगों के मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को आप रफा दफा करा दो और जो घायल पीड़ित हुए उनको आर्थिक सहायता दिला दो, तो आप मेरे को ले चलो मुख्यमंत्री जी के पास। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर वो मुकदमे वापस हो गए, क्योंकि ऐसे बच्चों फंस गए उसमें जिनका भविष्य संवरने वाला, सुधरने वाला। तो ये मौका है कि एक जाजम पर मैं भी हूँ, कांग्रेस के भाई भी हैं, BTP के भाई भी हैं, तो BJP, BTP, कांग्रेस के सारे विधायक मिलकर चलें और हमारी यहाँ की जो समस्याएं जितनी भी
उनका एक कॉमन ज्ञापन बनाया जाए जिसमें आरक्षण, जिसमें हमारी भुखमरी, जिसमें हमारा पलायन, जिसमें हमारा देह व्यापार, जिसमें हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो भी आपकी समस्या है, नौकरी की समस्या, हमारे विकास की समस्या, मानगढ़ की जैसे मैंने बात बताई उनकी समस्या, इन सब मुद्दों को एक संयुक्त ज्ञापन बना के मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए। और ऐसे प्रस्ताव जो केंद्र को भेजना जरूरी है उनको राज्य सरकार से आप भिजवाएं, केंद्र से उनको स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वरना मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा अगर केंद्र से मैंने स्वीकृत नहीं कराया। ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात चल रही थी। पैसा एक्ट पारित किया भारत सरकार ने 1996 में, ये सारे एमएलए जानते हैं, और हर जागरूक विधायक पैसा एक्ट के कार्यकर्ता पैसा एक्ट के बारे में जानता है। एक्ट तो पारित हो गया, लेकिन नियम कानून आज तक नहीं बना। मैं केवल गहलोत सरकार को दोषी नहीं दे रहा, मेरी सरकार के भी 3 राज चले गए। इसलिए सरकारों को चेताने की जरूरत है। जब केंद्र सरकार ने 1996 में पैसा एक्ट का बिल पास कर दिया तो उसके नियम कानून बना के पंचायतों के सारे अधिकार, जल का, जमीन का, जंगल का मेरे आदिवासियों को दिया जाए, ये यहाँ पर पारित किया जाना चाहिए। मैं ऐसा मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा यहाँ मेरे को महावीर जी ने मना कर दिया था, खराड़ी जी ने, ये वहाँ से खराड़ी का ही दोस्त एक एडिशनल एसपी मेरे को लेकर है। 10 गाड़ी हैं, 10 थानेदार हैं, 2 डीएसपी हैं, 4 एडिशनल एसपी हैं, 2 मेरी गाड़ी में बैठे हैं। वो गर्दन इधर उधर भी नहीं हिलाने देते। कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ सोओगे, कितना बोलोगे, क्या भाषण दोगे। यहाँ आते आते खराड़ी जी मिल गए, क्योंकि आप दाएं बाएं नहीं बोलोगे, मैंने कतई नहीं बोलूँगा, सीधा आया हूँ, सीधा ही जाऊँगा। मेरा यही है कि आपके साथ किसी प्रकार का अत्याचार होता है, अनाचार होता है, बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है, हो रहा है। आप जाके देख लो, आप गुजरात और राजस्थान की सीमा पर हमारी बहन बेटियों की खुली मंडी लग रही है। इसलिए उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। मैं आपका सबका सहयोग चाहता हूं। मेरी बहन बेटी की अगर इतना बड़ा नेतृत्व होने के बाद भी अगर खुली मंडी लगे तो मेरे और आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अगर हमारी बहन बेटी को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि मैं किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आता, मैं मेरा ही नुकसान करता हूं। लेकिन जब मेरा नुकसान कितना हो जाए, मेरा आदिवासी का सबसे ज्यादा भला हो, मैं इसके लिए चाहे पसीना देना पड़े, चाहे खून देना पड़े। और ना कोई पार्टी मैंने तो बनाई थी जो बीच में बिखर आ गई। ये रामलाल जी 38,000 वोट ले गए थे, तो ये तो कांग्रेस से जीत के कांग्रेस में चले गए। मैं अकेला ऐसे देख रहा हूँ जैसे कट्टी मकामी शहर देखता है, मैं तो अकेला ही हूँ। मैं कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहा, ना मैं कोई और चुनाव लड़ने जा रहा, कोई राजनीति नहीं करने जा रहा। मेरा शुद्ध गरीब का जो दर्द है, गरीब के दर्द को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर मैं उद्वेलित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। मैं गरीब का खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए लड़ाई लड़ता हूँ। बाकी मेरा इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं नगराज जी से कहता हूँ, रामलाल जी से कह जाता हूँ, और सारे बीजेपी सारे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि मैं केवल इनके हकों की लड़ाई, वो भी आपको विश्वास में लेके, आपको साथ में लेके लड़ूंगा। और 4-6 प्रस्ताव, मानगढ़ का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, आरक्षण की बैकलॉग का आरक्षण 13.5%, और हमारा वहाँ का भले काट के आपको दिया चाहिए, इस ढंग का प्रस्ताव लेना चाहें तो आप लें। मैं उसके पक्ष में मैं आगे से कह रहा हूँ। और हमारे जितने एनजीओ बन के यहाँ पर काम किए हैं, वो एनजीओ का काम कहीं जमीन पे नहीं दिख रहा। उनका क्या नाम से सोशल ऑडिट होना चाहिए। आखिर में इतना पैसा आदिवासियों पे लगा, वो कहाँ चला गया, ये भी इसमें जिक्र होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव, और केंद्र से क्या कराया जा सकता है, राजस्थान सरकार से क्या कराया जा सकता है। मैं हूँ, रामलाल जी हूँ, नगराज जी और राजकुमार जी हो, हम सब मिलके आपके अधिकारों की लड़ाई राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से लड़ेंगे। और दिल्ली में जो भी है, हम केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री और उनसे लड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको लेना चाहता हूँ। तनिक भी नुकसान आपके आरक्षण के साथ हुआ तो डॉक्टर केवरीलाल सरेआम इस भीड़ में कह के जा रहा है, अगर तनिक भी कोई नुकसान हमारी सरकार या किसी के द्वारा किया गया तो मैं पहला आदमी हूँ, जैसे मानगढ़ में अपना बलिदान दिया आपके आरक्षण और आपके हक की लड़ाई के लिए, मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो बलिदान देने के लिए तैयार हूँगा। जय जोहार, जय जय।
बहुत खूब बाबा